हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोग जो भी पढ़ चुके थे वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज स्टार्ट करना है। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना मैंने बता दिया था, स्नेल्स लॉ भी मैंने बता दिया था आपको। तो क्या होता था स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर होता था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है बेटा म्यू। क्या होता है? म्यू। म्यू को क्या बोलते थे? कांस्टेंट। कांस्टेंट को ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? कांस्टेंट को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे। ठीक है। तो सीन हमारा ये था कि आज की जो पिक्चर शुरू हो गई हमारी, वो लास्ट जो हमने एपिसोड ख़त्म किया हुआ था, जो लास्ट एपिसोड ख़त्म किया हुआ था उस पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा फेमस डायलॉग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग वैसे जनरली पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारे लाइट, लिख देता हूँ, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का नाम है हमारे। तो ये पार्ट 7 होगा। ये पार्ट 7 है। पार्ट 7 है। ठीक है। ये मेरी लास्ट बैच होती है, उसके बाद मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो थोड़ा सा हो सकता है इसको, आज में थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं बन रही है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ से देखो, जो आज का मेरा टॉपिक है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है कभी कभी, आपके लिए भी, 12th वालों के लिए भी, कि कैसे क्या हो रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा ये आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे स्नेल्स लॉ। लास्ट टॉपिक पढ़े थे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता था? स्नेल्स लॉ क्या? तो सर ये एक लाइट है, सर ये लाइट है, ये किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। लाइट जो है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा सर? नॉर्मल हो जाएगा। ये इसका क्या बन जाएगा सर? नॉर्मल। देखो ध्यान से, लाइट अगर बेंट हो गई तो रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है। लाइट अवे हो गई तो वो डेंसर से रेयर में हो जाएगी। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो स्नेल्स लॉ ये कहता था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, या कांस्टेंट, या इसको आप लोग की बुक में एन लिखा होता है। एन को बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। हाँ, तो इसको एन भी बोलते हैं। ठीक है। तो एन को, इसको एन भी बोलते हैं। इस कांस्टेंट को बेटा बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एक क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग क्वेश्चन देख लें कि किसी क्वेश्चन ये है हमारा कि मान लो ये एक मीडियम नंबर 1 है जिसमें इंसिडेंट एंगल बाई प्रोटेक्टर आपने ले लिया 30 डिग्री है। जो रिफ्रैक्टेड एंगल है बाई प्रोटेक्टर आपने निकाला वो आया कितना? इसको ले लो 40, 60 ले लो, और ये हो गया बेटा 30। ये एयर है और ये वाटर है। मीडियम नंबर 2 क्या है आपका? ले लेते हैं, क्या है बेटा? वाटर है। तो वाटर डेंसर मीडियम हो जाएगा, एयर जो है वो रेयर मीडियम हो जाएगा। अब बताओ इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा? तो बोलोगे सर साइन आई अपॉन क्या सर? साइन आर। साइन आई की वैल्यू हो जाएगी बेटा 60 डिग्री, साइन आर की वैल्यू हो जाएगी बेटा 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 को खोलेंगे तो 1.7 आएगा। तो बताओ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया बेटा? वाटर का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है, RI आया है 1.7। इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो। क्वेश्चन देख लो ध्यान से। अगर आपको इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ें कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिल गया बेटा, किसका मिल गया? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया कि जो वाटर है या जो भी आपका वो है मीडियम है उसका वैल्यू हो जाएगा कितना? 1.7। ठीक है, चले चलो, इतना उतार लिए होंगे आप लोग। फिर अब देखो, अब मैं जो समझाने चल रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे कि कैसे होता है, उसके बाद समझेंगे क्या होता है। अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुरू हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाने के लिए हमको लगभग क्या ज़रूरत होती है, हम आपको बता देते हैं क्या ज़रूरत होती है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप होते हैं बेटा, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट क्या होता है बच्चे? देखो, अब जान लो कि सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑब्लिक वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या बेटा? मीडियम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये हो गया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ कि लाइट जो होगी वो ट्रेवल करेगी एयर से किसी मीडियम में, एयर से किसी मीडियम में। बात समझ में आई? एब्सोल्यूट का एक मान मेजर बात समझ लो। एब्सोल्यूट ये कहता है कि जो लाइट होगी वो क्या होगी, जो लाइट होगी वो होगी एयर से किसी मीडियम में, एयर से किसी मीडियम में। ठीक है, एयर से किसी मीडियम में। बात समझ में आई कि नहीं है? एयर से किसी मीडियम में, एयर से किसी मीडियम में, चाहे वो एयर से वाटर में जाए, चाहे वो एयर से ऑयल में जाए, चाहे वो एयर से ग्लास में जाए, चाहे वो जिसमें भी जाए मेरे बच्चे, वो क्या होगा? आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है कि किसी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाए। जो लाइट है वो किसी मीडियम 1 से किसी मीडियम 2 में जाए, बस एयर ना हो, बस वहाँ पे क्या ना हो बेटा? एयर ना हो। वहाँ पे क्या ना हो बेटा? एयर ना हो। बात समझ में आई? वहाँ पर क्या ना हो मेरे बच्चे? एयर ना हो। अगर वो एयर रह गया तो इसका मतलब वो गड़बड़ है। फिर वो क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या है बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसका जो म्यू होता है ऐसे लिखा जाता है, इसका म्यू बताते हैं। जैसे मान लो लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, लिख सकता हूँ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम। एक मीडियम से किस में जा रही है बेटा? सेकेंड मीडियम में। तो इसको लिखते हैं म्यू एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। आपकी बुक में लिखा होगा N12। ठीक है, N12 जैसे लिखा होगा। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलिए? यही लिखा होगा। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोलते क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का, इसको बोलते ये हैं।
लाइट जा कहाँ से रही है, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम, लाइट जा कहाँ से रही, पहले से दूसरे में। पर इस पूरी की पूरी वैल्यू को क्या बोलते हैं, इसको आपको क्लास 11 में रिलेटिव वेलोसिटी में भी पढ़ने मिलेगा। तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बहुत सुंदर सी बात है ये। इसका फॉर्मूला हो जाता है, देखो मेरी बात, तो कह दो कि सर म्यू का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है C/V। क्या हो जाता है सर, C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। V का मतलब मीडियम, C का मतलब इन एयर। समझ नहीं आती, तो इसमें हो जाएगा μ2 अपॉन क्या सर, μ1। μ2 जो 2 है वो ऊपर रहेगा, जो 1 है वो नीचे रहेगा। समझ नहीं मेरी बात। अब देखो मैं इसको एकदम सुंदर सा बता रहा हूँ, इसको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको लिखते हैं μ2 अपॉन μ1, चाहे तो n2 अपॉन n1 भी लिखो। अच्छा म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू है सर C/V। क्या है सर, C/V। तो C तो C ही रहेगा, पर दूसरे मीडियम में जा रहा है तो वेलोसिटी किसकी लिखेंगे, सेकेंड मीडियम की लिखेंगे। अब μ1 C तो C रहेगा, वेलोसिटी किसकी रहेगी, पहले मीडियम की रहेगी। मीडियम 1 देखो ये से ये कैंसिल आउट हो, ये कहाँ चला गया, ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 अपॉन क्या, V2। समझे कि नहीं समझे। जब लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिसका फॉर्मूला निकल के आता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करते हैं कैसे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। बात समझ में आई। MED की पावर m, मीडियम की पावर का मतलब MED की पावर m। समझे, इतनी चीज़ समझ में आई। अभी और एक और बढ़ा देंगे हम, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो मैं एब्सोल्यूट मिटा रहा हूँ, बस एब्सोल्यूट का आपको कितना याद रखना है, C/V। एब्सोल्यूट का आपको क्या रखना है बेटा, C/V याद रखिएगा बस। एब्सोल्यूट का C/V याद रखिएगा बस। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कैलकुलेशन होता है, कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेटेड बाय, कैसे निकाला जाता है, स्पीड ऑफ लाइट C/V से, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इन एयर, लाइट की स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन किसी भी मीडियम में, चाहे एयर हो वाटर हो। ठीक, देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं। अब की बार जो है लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है फर्स्ट से सेकेंड, लाइट इज ट्रैवलिंग, पूरा लिख दे रहा हूँ, ट्रैवलिंग सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। जो लाइट है वो सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल कर रही है, लाइट जो है वो सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तब क्या लिखोगे, तब लिखोगे सर लाइट म्यू लिखोगे, 2 से कहाँ आ रही है, 1 पे, या और करके लिखोगे N21 लिखोगे। क्या लिखोगे, N21 लिखोगे। और क्या लिखोगे, और लिखोगे 1 नीचे ना, तो ये हो जाएगा μ1 अपॉन क्या बेटा, μ2। जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर वो नीचे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कहोगे सर C/ क्या, V1 अपॉन C/, देखो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू का फॉर्मूला होता है, म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे बच्चे, C/V। क्या हो जाता है बच्चे, C/V। म्यू का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है C/V। क्या हो जाता है बच्चा, C/V। तो C अपॉन V1, C अपॉन V2, C से C कैंसिल, V2 कहाँ चला गया, ऊपर, तो निकल के आ गया। ये इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो फॉर्मूला बन गया V2 अपॉन V1। जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट तो V1 अपॉन V2, पर उसको पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यहाँ पढ़ेंगे फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। लाइट कहाँ जा रही, दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में। इतनी चीज़ समझ में आई, हाँ या ना बोलो पहले, इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ, ये सब समझ में आ गई। ठीक, मैं उतार के मिटा देता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा डीप चलते हैं, थोड़ा सा और डीप चलते हैं। डीप होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा चलते हैं और डीप, तो मज़ेदार हो जाएगा। थोड़ा सा मज़ेदार ये हो जाएगा मेरे बच्चे कि मीडियम कितने टाइप का,
कि तो सर मीडियम जो होगा सर वो दो टाइप का, एक होता है रेयरर, एक होता है सर डेंसर। डेंसर में, रेयरर में वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी इज़ मोर, ज़्यादा होती है, और डेंसर में वेलोसिटी इज़ लेस, कम होती है। बात समझ में आई? वेलोसिटी इज़ लेस, कम होती है मीडियम में। ठीक, चल, तो मैं कह रहा हूँ, मैंने एग्जांपल लिया है कि लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है, लाइट ट्रेवल्स फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, पहला वाला केस, मीडियम टू सेकंड मीडियम। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे सर सुंदर सा, म्यू ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू आर आई ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये लिखेंगे। कहोगे सर म्यू टू कहाँ चला जाएगा सर? ऊपर। म्यू वन कहाँ चला आएगा सर? नीचे। म्यू की वैल्यू होती है सर सी बाई वी टू, इसकी वैल्यू होती है सी बाई वी वन, जो एब्सोल्यूट, जो आइडियल होता है उसको लिखते हैं। सी से सी कैंसिल, सी कहाँ गया? ये यहाँ गया, तो ये हो गया क्या? ये हो गया सर वी वन अपॉन क्या सर? वी टू। तुमको क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा साउंड, साउंड में पढ़ाया गया होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं लैम्डा से, टाइम को डिनोट करते हैं टी से। लैम्डा ही क्यों लिए? क्योंकि लाइट जो है वो वेव का नेचर फॉलो करती है, और वेव्स के पास क्या होती है बेटा? वेव्स के पास क्या होती है? वेवलेंथ होती है। क्या होती है? वेवलेंथ। इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक, दो क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की दूरी को लैम्डा बोलते हैं, दो ट्रफ से ट्रफ, इसको सी और सी बोलते हैं, इसको टी और टी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा लैम्डा। समझे? तो अब 1/t हो जाता है एफ फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा, मेरा थोड़ा लैम्डा उल्टा बनाता हूँ, हर बच्चे मुझसे यही बोलते हैं, लेकिन मैं लैम्डा ऐसे ही बनाता हूँ, मेरी आदत बन चुकी है। और 1/t को बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं? न्यू से, न्यू से। ठीक है ना? एन से भी करते हैं, पर यहाँ पे मैंने इसलिए म्यू लिया। ठीक है ना? बात समझ आई? न्यू से, तो मैंने न्यू को ना लिख करके सीधे एफ लिखा है, तो लैम्डा एफ। तो बता दिया मैंने लैम्डा एफ अपॉन लैम्डा 1 अपॉन एफ, लैम्डा 2 अपॉन एफ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? लैम्डा एफ। एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, बचा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। इससे एक चीज़ और पता चली कि रिफ्रैक्शन के दौरान सब कुछ बदल जाता है, पर फ्रीक्वेंसी सेम रहती। तभी तो कट गया, तभी तो कट गया। तो बात समझ में आई? नोट में लिखता हूँ मैं यहाँ पे, नोट में सुंदर सी नोट लिखूँगा। सुंदर सी क्या लिखूँगा मेरे बच्चे? नोट। बस देख लो लिख आ रही कि नहीं कैमरे में। सुंदर सी मैं नोट लिखूँगा। क्या लिखूँगा? सुंदर सी नोट लिखूँगा। ये सुंदर सी नोट थोड़ा ऊपर लिखूँगा। सुंदर सी मैं नोट लिख दूँगा एक तो आपके लिए कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन only frequency will not change. Frequency will not change in any case. किसी भी केस में नहीं चेंज होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एनी केस। देखो लैम्डा चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया, पर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई। अच्छा, इतना पढ़ाने का मेरा मकसद क्या था? मकसद मेरा बस इतना था मेरे बच्चे, मकसद मेरा बस इतना था कि म्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, म्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। देखो म्यू 2 है, वी 2 नीचे आया, म्यू 2 है, वी 2 नीचे आया, म्यू 2 है तो लैम्डा 2 कहाँ गया? नीचे। म्यू 1 है नीचे, तो वी 1 कहाँ गया? ऊपर। म्यू 1 नीचे है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ, सॉरी लैम्डा कहाँ पहुँच गया? ऊपर। अब इससे क्या मतलब हुआ सर? इससे क्या मतलब हुआ सर? ये समझाइए आप मुझको। इतना जो आप कहानी बताए हैं इसका पूरा मतलब समझाइए कि क्या हुआ, इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे सर, इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे? तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, देखो मैंने लिखाया है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ। म्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, म्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। समझे? अगर यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। बात समझे कि मतलब क्या? कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? कम। ठीक, वेलोसिटी ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? कम। वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होती है? रेयरर की। किसकी होती है? रेयरर की। वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होती है? रेयरर का। तो रेयरर का जो रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा? कम आएगा, लेस आएगा, कम आएगा। और वेलोसिटी किसकी कम होती है? डेंसर की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा हो जाएगा? मोर किसका हो जाएगा?
डेंसर का। इसलिए देखो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू ऑफ डायमंड वो 2.24 होता है। डायमंड वो कितना होता है 2.42 सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है डेंसर होता है। वो सबसे ज़्यादा क्या होता है मेरे बच्चे डेंसर होता है। वो सबसे ज़्यादा क्या होता है बेटा डेंसर होता है। इतनी बात समझ में आई? फिर से एक बार मैं समझा, ये पूरी चीज़ समझ आई? आप एक बार रिपीट कर लेना, एक बार मन कहे तो रिपीट कर लेना। मैं देखो थोड़ा यहाँ समझाता हूँ, यहाँ पे भी तो जगह है मेरे पास, जगह तो बहुत है बेटा, बोर्ड बहुत बड़ा है, बस खाली देखो। इस फॉर्मूले से पता चला कि μ2, देखो ये फॉर्मूला लिखा है 1/μ2 इज़ इक्वल्स टू μ2 अपॉन क्या μ1 इज़ इक्वल्स टू V1 ऊपर है V2 नीचे है। इसका मतलब λ1 ऊपर है, λ2 कहाँ है नीचे है। तो मतलब ये है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसका मतलब उसका लैम्डा भी क्या हो जाएगा कम, उसका वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब जिसका वेवलेंथ कम उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या कम, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम तो इसका मतलब वो डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। दूसरा देखो, अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब जिसकी वेलोसिटी क्या ज़्यादा, जिसका मतलब जिसका लैम्डा भी क्या ज़्यादा, जिसका मतलब जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या ज़्यादा, उसको बोलते हैं बेटा रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम। ये अक्सर पूछा जाता है कि एंगल ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा तुरंत कम हो जाएगा, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। यही सब समझाने का मतलब था आपसे। थोड़ी सी चीज़ें टिपिकल हैं लेकिन मज़ेदार हैं। बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। आपको समझ में आ गई होगी जहाँ तक मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं इसको देता हूँ मिटा, मैं इसको देता हूँ मिटा। ठीक है, एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हो सके तो अपने क्लास टीचर से, अपने टीचर से बोलिए इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा आपको क्या कराएंगे प्रैक्टिकल कराएंगे, जिसमें आपको इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल दोनों को निकालना सिखाया जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो अपने टीचर से बोलिए, जो भी आपको यहाँ पढ़ाते हो उनसे बोलिए मैंने करवाया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसमें आप ना प्रोटेक्टर का यूज़ करके आप क्या बता सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलो मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ एंगल थ्रू अ, देखो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब बहुत सुंदर एग्जांपल है क्लास 10th में लेकर के। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। स्लैब का मतलब होता है बट्टी। क्या होता है बेटा? बट्टी होता है, थोड़ी सी चौड़ाई वाली पट्टी होती है। आप लोग को देखे होंगे अगर आप लोग अपने क्लास में गए होंगे, प्रैक्टिकल क्लास में। देखो ये है ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा? T। कुछ मोटा होता है ये, ठीक। ये हल्का सा क्या होता है बच्चे? मोटा, ठीक। ये थोड़ा सा क्या होता है मेरे बच्चे? मोटा होता है, ठीक है। देखो अब मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें समझा रहा हूँ। ये एक इंसिडेंट रे है, ये जाना कैसे चाहती है? देखो जो नीली वाली लाइन है वो ऐसे ही जाएगी, जो नीली वाली लाइन है, ठीक। ये जाना ऐसे चाहती है। ये मैंने क्या कर दिया, इसका नॉर्मल बना दिया। ये कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, ये ग्लास है, तो ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। डी लिख देगा। और फिर कहाँ निकलेगी? एयर में निकलेगी, फिर ये रेयरर मीडियम हो जाएगा। लाइट जो है हल्की बेंट हो जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी? हल्की सी बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। ये एंगल आई बनेगा, ये एंगल आर बनेगा, ठीक। अब फिर यहाँ से एक नॉर्मल हम खींचेंगे, फिर लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, तो ये एंगल आर, तो ये भी एंगल आर। लिख देता हूँ एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा। और ये जो लाइट निकलेगी इसे बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट एंगल। और इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे, ई आर, ठीक। और जब लाइट ऐसे जाना चाहती थी एकदम सीधे, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी, तो जो बी सी होता है इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी, फ्रॉम इमर्जेंट रे टू ओरिजिनल रे। समझ में आया? इसी को बोलते हैं बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसमें अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई आपस में बराबर होता है। ये आता है जो एंगल, जिस एंगल पे लाइट जा रही है, जिस एंगल पे लाइट निकल रही है, वो आपस में क्या हो जाता है बच्चे? इक्वल हो जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ ना बोलो। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको जो चीज़ छूटती हुई नज़र आती है तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको इसमें और भी चीज़ें बता दूंगा। बाकी के लिए थैंक यू।